इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम इस वीडियो के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का तो इंडियन पॉलिटी का ही आपको अध्याय 7 मौलिक अधिकार होगा। मौलिक अधिकार के पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको 5वां टॉपिक इसका निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण को पढ़ेंगे। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण को पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 22 यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत हम निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में आपको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 22 देखिए अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है। हिरासत दो तरह की होती है। एक होता है दंड विषय कठोर और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत वो है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में से अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है। अनुच्छेद 22 यहाँ देखिए अनुच्छेद 22 उसके दो भाग अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग आपको साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग आपको निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। और देखिए आपको अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। पहला आपको यहाँ देखिए गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। दूसरा आपको विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रत्यक्षा कराने का अधिकार है। तो विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रत्यक्षा कराने का अधिकार। तीसरा आपको दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। आपको चौथा आपके यहाँ पर क्या चौथा आपको यहाँ पर दंडाधिकारी तो बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की उपलब्ध नहीं है। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की उपलब्ध नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होगा। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। बल्कि वह के अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के उपलब्ध है। इनमें शामिल है पहला व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। दूसरा आप यहाँ पर देखिए आपको देखिए निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति के अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अपना प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरोध नहीं किया जाएगा। देखिए आपको है क्या कि आपको है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरोध नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए
हाँ, किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। गौर देखिए, जाँच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। अब की 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया है। हालाँकि यह अवस्था अभी प्रयोग में नहीं आई, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। देखिए, संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामलों एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार हैं। संसद एवं विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है, आपको देखिए यहाँ पर पहला आपका क्या निवारक निरोध अधिनियम 1950, जो 1969 में समाप्त हो गया। दूसरा आपको देखिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971, जिसे 1978 में निरसित कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971, जिसे 1978 में 1978 में निरसित कर दिया, मतलब हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब तीसरा क्या विदेशी मुद्रा, देखिए विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, जिसको बोलते हैं कॉपोसा, देखिए कॉपोसा 1974। फिर आपको चौथा आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1980 आपको हो गया। फिर आपको पांचवा आपको चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु पदार्थ अधिनियम पीबीएमएसईसीए 1980। छठा आपको यहाँ पर आतंकवादी और विध्वंस क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985, ये 1995 में समाप्त हो गया। सातवां आपके यहाँ पर स्वापक औषधि और मनोरूप प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण पीआईटीएनडीपीएसए अधिनियम 1988 है। सातवां आपके यहाँ पर आपको आठवां है आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002, इसको 2004 में निरसित कर दिया गया। फिर आपको नौवां आपके यहाँ पर गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967, जो कि 2004, 2008 तथा 2019 में संशोधित हुआ। जो कि आपको ये यूएपीए जो है आपको यूएपीए 1967 जो आपको 2004, 2008, 2012 तथा 2019 में संशोधित हुआ। अब देखिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हैं। अमेरिका में तो है ही नहीं, देखिए ब्रिटेन में तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय यह व्यवस्था थी। उदाहरण के बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 निवारक निरोध की व्यवस्था थी। यहाँ पर आप देखिए आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है। पहला आपको शोषण विरुद्ध के अधिकार का पहला टॉपिक आपको यहाँ पर क्या है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का निषेध। देखिए मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का निषेध देखिए अनुच्छेद 23 आपको मानव दुर्व्यापार बेगार बलात्कार श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्कार श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है पहला पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान देखिए मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है पहला पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। दूसरा महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। तीसरा आपको यहाँ पे देवदासी और दास। देखिए तीसरा आपको यहाँ पर देवदासी और दास। इस तरह की कृत्यों पर दंडित करने के संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 आपको बनाया। इसमें देखिए पॉइंट नंबर आपको जो 13 है उसमें आपको यहाँ पर है
पॉइंट नंबर 13 के मूलतः इस देखिए मूलतः इससे महिलाओं तथा लड़कियों के मूलतः इसे महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1956 के रूप में जाना जाता है। मूलतः इसे महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1956 के रूप में आपको जाना जाता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 का ये मतलब है कि आपको जो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है, 1956 इसको इस तरह से इसका दूसरा नाम आपको महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1956 के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे बेगार का अभिप्राय देखिए, बेगार का अभिप्राय क्या, बिना परिश्रमिक के काम कराना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 देखिए, अनुच्छेद 23 बेकार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात् श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बलात् श्रम केवल शारीरिक अथवा कानूनी तो बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थिति से उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराने आदि भी शामिल है। इस संबंध में आपको बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए। अनुच्छेद 23 इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों की आपको अनिवार्य सेवा, उदाहरण के सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। अब दूसरा आपको यहाँ देखिए क्या, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध देखिए यहाँ पर। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाला अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938 बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा शिकार कर्मकार अधिनियम 1966 और इसी प्रकार का अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या कि आगे आपको यहाँ पर 1996 उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वालों द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के लिए भी निर्देश दिए। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए आपको अधिनियमित किया गया है। 2006 में सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब आपको देखिए बाल श्रम संशोधन 2016 देखिए, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया। इससे
इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया। अब आपको देखिए आपको आगे यहाँ पे देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आपको इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप यहाँ पे देखिए क्या अंतःकरण की, देखिए आप अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देखिए। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ देखिए। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव आपको हैं। पारा अंतकरण की स्वतंत्रता देखिए, आपको किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। दूसरा आपको देखिए मानने का अधिकार देखिए, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। फिर आपको तीसरा आपके यहाँ पे आचरण का अधिकार देखिए। तीसरा आपके यहाँ पे आचरण का अधिकार की धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। फिर आपको चौथा आपके यहाँ पर प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करने या धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। परंतु इसमें परंतु इसमें किसी व्यक्ति को परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतर सभी समान व्यक्तियों के सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। देखिए, आपको जबरदस्ती किया गया धर्मांतर सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया है, देखिए उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। राज्य को इस बात की अनुमति देता है और धार्मिक आचरण संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निबंधन करे। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। और अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं भी की। पहले कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। और दूसरी इस संदर्भ में आपको हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। हिंदू में सिख धर्म और बौद्ध आपके यहाँ देखिए, इसमें क्या कि सच आपको यहाँ 14 में आपको था कि इस धारा में हिंदू का संदर्भ सिख, जैन एवं बौद्ध धर्म को संबंधित होगा। इस धारा में हिंदू का संदर्भ सिख, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। अनुच्छेद 25 के अनुसार यहाँ पर देखिए। अब आपको दूसरा आपको यहाँ पर कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आपको 25 में दूसरा आपको यहाँ देखिए पॉइंट इसी का धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको देखिए। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहले धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। दूसरा अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। फिर आपको यहाँ पर तीसरा जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। और आपको चौथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप में अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदायों की 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला यह कि देखिए यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका विश्वास तंत्र उसके अनुसार उसकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका विश्वास तंत्र उसके अनुसार उसकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। दूसरा, इनका एक समान संगठन होना चाहिए। तीसरा, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए।
उपरोक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय, देखिए धार्मिक संप्रदाय है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अरबिंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। अब तीसरा अपना कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, देखिए धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के करों के समुदाय हेतु बात नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में राजकर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के नियमितीकरण पर शुल्क लगाया जा सकता है। पहला आपको यहाँ पर देखिए शुल्क लगाया जा सकता है। अब देखिए पॉइंट नंबर यहाँ पर 4 में है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ये आपको पॉइंट नंबर 4 में है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हो। राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अव्यक्त देखिए आप अव्यक्त के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। इसी तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 28 जो आपको है वह 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। पहला आपको देखिए ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज करता है। दूसरा ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो। तीसरा आपको देखिए राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। चौथा आपको ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो। ऐसा संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त प्राप्त कर रहे हो। प्रावधान पहले में आपको धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि दूसरे में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। और तीसरे और चौथे में आपको स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या कि आपको देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पर देखिए। पहला देखिए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यहाँ देखिए अनुच्छेद 29 यह बंद करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अपनी देखिए अब पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों को व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंध हो। आपको आगे देखिए अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि समानता माना जाता है क्योंकि नागरिकों के अनुभाग के शब्द का अभिप्राय बहु अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वाद्य जनप्रतिनिधि अधिनियम या आपको भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वाद्य जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब दूसरा आपको यहाँ पर देखिए शिक्षा संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषा को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। पहला, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी राज्य द्वारा
अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निबंधित या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 के उपबंध 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस उपबंध को 1978 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निश्चित कर इस अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निश्चित कर दिया। मूल अधिकार अनुच्छेद से निश्चित कर दिया। अब तीसरा आपको देखिए क्या राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। फिर देखिए आपको इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक को धार्मिक एवं भाषाई को सुरक्षा का विस्तार, नागरिकों किसी अन्य अनुभाग के लिए जैसा कि अनुच्छेद 29 नहीं है, नहीं है। देखिए आपको नहीं है। देखिए हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब इस अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है, किसी अन्य अनुभाग के लिए ब्रैकेटों को जैसा कि अनुच्छेद 29 है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं तीन प्रकार की होती है। पहला आपको देखिए राज्य से आर्थिक सहायता मान्यता लेने वाला संस्थान। दूसरा आपको ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। तीसरा ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थान राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। तीसरे प्रकार के संस्थान प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून है, जैसे ठेका कानून हो गया, श्रम कानून हो गया, औद्योगिक कानून हो गया, कर कानून हो गया, आर्थिक विनियमन आदि आवश्यक है। सेक्रेटरी ऑफ मरणकारा सीरियल कैथोलिक कॉलेज केस। देखिए आपको सेक्रेटरी ऑफ मरणकारा कॉलेज केस 2007 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है। जिसमें आपको पहला पॉइंट यहाँ पर आपको है क्या कि शैक्षिक संस्थानों का स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। पहला आपको अपना शासनिक का गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो कि वह संस्थान को भली भांति चला सकेगा। दूसरा आपको देखिए शिक्षण कर्मचारियों शिक्षक या व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक या प्राचार्य तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार। तीसरा आपको अपनी पसंद के अहल विद्यार्थियों को प्रवेश देना तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। चौथा आपको अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। अब आपको यहाँ पर देखिए आगे आपको देखिए अनुच्छेद 30 देखिए दूसरा आपको पॉइंट यहाँ पे क्या अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, ना कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी प्रकार के विपरीत भेदभाव रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देश का समान कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। पॉइंट नंबर 14 एक यहाँ पर आपको यहाँ पर कहा गया कि सचिव महलकाना सीरियल कैथोलिक कॉलेज बनाम टी जॉन्स, आपको 2004 का मामला आपका नाम था। अब यहाँ पर देखिए इसमें आगे आपको यहाँ पर है
आप देखिए पॉइंट नंबर 3 आपके यहाँ कहा था क्या कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है। ना ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षिक चरित्र तथा मानक शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगर उसे कार्यकुशलता मजबूत बनाने की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों कल्याण संबंधित नियम नियुक्ति के लिए नियम नियुक्ति के अर्हता एवं योग्यता निर्धारण के लिए नियम सॉरी आपको देखिए फिर से राज्य द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों कल्याण संबंधित नियम नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तें, शैक्षिक एवं शिक्षाकेतर दोनों के लिए नियम, कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। ऐसे नियम देखिए ऐसे उपनियम किसी भी प्रकार अनुच्छेद 30 का धारा 1 के अंतर्गत रखने नहीं देते हैं। आपके पॉइंट नंबर 4 आपके यहाँ पे है कि पॉइंट नंबर 4 में क्या कि राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता या शर्त या योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक या व्याख्याता की युक्तियुक्त व पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। अब पाँचवा देखिए आपको पाँचवा राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30 मतलब अनुच्छेद 30 का धारा 1 में प्रदत्त अधिकारों को बिना शिथिल किए प्रदत्त अधिकारों को बिना शिथिल किए। आपको यहाँ पे आगे यहाँ पे आपको क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे आपको है। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। देखिए दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इससे डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। यहाँ आपको उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वो अनुच्छेद 32 संविधान की मूल विशेषता है। इस तरह से संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित चार प्रावधान है। तो पहला आपको देखिए पहला प्रावधान देखिए देखिए मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आवेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। में आपको देखिए उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रीट में शामिल है बंदी, प्रतिक्षण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकारेक्षा। आपको फिर देखिए में कहा तीसरा आपको अधिकार देंगे। तीसरा प्रावधान आपको यहाँ पर प्रावधान है कि संसद के शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में भी निहित है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में भी निहित है। के द्वारा देखिए चौथा प्रावधान देखिए उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है।
फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए इस तरह ये स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियाँ केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है, यह सभी प्रकार की रीत जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार, अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं है। उसका जुड़ा आपको अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, रीट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत आपको वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उससे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उससे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। अब देखिए आपको आगे देखिए रीट प्रकार एवं क्षेत्र, यहाँ पर रीट प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। ये है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकारापेक्षा। तो देखिए संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रीटों को जारी करने का अधिकार दे सकते हैं। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालयों को ही रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये रीट अंग्रेजी कानून से लिए गए, जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रीट कहा जाता है। इन्हें राजाओं द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रीट जारी करना प्रारंभ कर दिया। ये रीति ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के कायम रखने के आपको असाधारण उपचार थी। उच्चतम न्यायालय का रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न। उच्चतम न्यायालय का रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। आपको पहला देखो किस प्रकार को, पहला आपके यहाँ उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकते हैं। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी समान कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत हैं। अब उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को
यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रीट जारी करने को संबंध उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। फिर आपको देखिए पॉइंट नंबर 15 में आपको कहता है क्या है कि पॉइंट नंबर 15 में आपका दूसरी व्यवस्था को 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जोड़ा गया। दूसरी व्यवस्था को 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जोड़ा गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या, अनुच्छेद 32 यहाँ देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नवाचार, देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नवाचार अपने आप में मूल अधिकार है। नवाचार अपने आप में मूल अधिकार है। इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर देखिए, अनुच्छेद 226 के तहत उपचार दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत आपको उपचार विवेकानुसार है। इसे उच्च न्यायालय अपने रीट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का संबंध उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध उच्च न्यायालयों को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। अब हम अनुच्छेद 32 एवं 226 में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रिटों के अभिप्राय अनुच्छेद को समझेंगे। पैराग्राफ के यहाँ देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए आपको पैराग्राफ के यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए इसे लैटिन भाषा से लिया गया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जाँच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट सार्वजनिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट आपको सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रीट तब जारी नहीं किया जा सकती है यह रीट तब जारी नहीं किया जाता जब यदि पहला हिरासत कानून सम्मत हो, दूसरा कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, तीसरा न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं चौथा आपको हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई, न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। अब आपको परमादेश देखिए, इसका परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। पहला परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता। पहला निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध। दूसरा ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है। तीसरा जब कर्तव्य आपको विवेकानुसार हो जरूरी नहीं। और चौथा आपको संविदात्मक दायित्व को लागू करने की विरुद्ध। पांचवा को भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध। पांचवा को भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध। और छठा को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में को कार्यरत है। अब आगे देखिए प्रतिषेध, देखिए क्या प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अभिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से अब देखिए यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह प्रमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। जिस तरह प्रमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। प्रतिषेध संबंधी रीट सिर्फ न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं। प्रतिषेध संबंधी रीट न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है।
अब एक आपको उत्प्रेषण यहाँ पे देखिए उत्प्रेषण यहाँ पे देखिए उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इससे एक उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को या लंबित मामलों के हस्तांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जा सकता है। देखिए इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह देखिए इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है। उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का आपको है। उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का आपको है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रीट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण में विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अब क्या आपको अधिकार परीक्षा देखिए अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अधिकार परीक्षा देखिए शाब्दिक संदर्भ इसका अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंटेड या आपको वारंटेड द्वारा यह है। देखिए प्राधिकृत या वारंटेड द्वारा है। देखिए इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में आपको दायर अपने दावे की जांच करने के लिए किया जाता है। जांच के लिए किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। देखिए रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है। रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के जारी नहीं किया जा सकता। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। फिर आपको आगे यहाँ देखिए अन्य चार रीटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। अन्य चार रीटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। इस तरह संसद के द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी तरह आपको देखिए संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शनों का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय इसमें वह कर्मचारी भी शामिल है जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि जहाँ तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रीट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करती है। आपको आगे यहाँ पे देखिए मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। संसद में बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है। मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया। हालांकि मार्शल लॉ
हालाँकि मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। यह ऐसी देखिए यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहाँ सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहाँ साधारण कानून निलंबित हो जाते हैं हो जाता है, और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरण और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों का अधीन किया जाता है। अब हम देखिए क्या यह सैन्य कानून से अलग है, जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है, मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियाँ जैसे कि युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के असाधारण अधिकार से मिल जाते हैं। वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। आपको देखिए यहाँ पर तालिका 7.3 में देखिए तालिका आपको 7.3 आपको यहाँ पर है। तालिका 7.3 में आपको यहाँ पर कि मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल है। एक पर आपको मार्शल लॉ है, दूसरे पर आपको राष्ट्रीय आपातकाल है। तो पहले हम यहाँ पर मार्शल लॉ को पढ़ते हैं। देखिए मार्शल लॉ या सैन्य कानून जिसे बोलते हैं, उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए मार्शल लॉ या सैन्य कानून देखिए यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित मार्शल या सैन्य कानून सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, इसका दूसरा पॉइंट मार्शल लॉ का कि मार्शल लॉ का दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पर कि यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। तीसरा, यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। चौथा देखिए, इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। पाँचवां, इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यह अव्यक्त है। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यह अव्यक्त है। फिर आपको आगे यहाँ पर कि आपको देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का पहला पॉइंट यहाँ देखिए, यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण निकाय शक्तियों को प्रभावित करने के साथ संसद के कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। दूसरा आपको यहाँ पे यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। तीसरा, यह सिर्फ तीन आधारों पर लागू हो सकता है। पहला, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। चौथा है कि इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। पांचवा, संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है। यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है। अब फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्ष नीति को निलंबित नहीं कर सकती। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न। दोनों के बीच आपको विभेद का अंतर आपको तालिका 7.3 आपको दर्शाया, जो कभी पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पे देखिए आपको कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव देखिए, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव यहाँ पे देखिए। अनुच्छेद 35 को संसद कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारतीय मूल अधिकार दंड एवं उनके प्रकार में एकता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत मूल अधिकार एवं दंड एवं उनके प्रकार में एकता। इस विदिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। पहला, संसद के पास विधानमंडल के पास नहीं। संसद के पास निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। पहला, और किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देखिए।
किसी राज्य, केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देखिए। फिर आपको यहाँ पर ब में कहता है, ब में आपको यहाँ पर कहता है क्या कि मूल अधिकारों के, देखिए मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रीट जारी करने की उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। फिर आपको 100 में कहता है क्या, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। फिर आपको 2 में कहता है क्या, किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। फिर आपको दूसरा हम करें, दूसरा आपको क्या, संसद के पास राज्य विधानमंडल के पास नहीं, संसद के पास या राज्य विधानमंडल के पास नहीं। मूल अधिकार तथा को दंडित करने के कानून बनाने का अधिकार होगा। इसमें आपको निम्नलिखित शामिल पहला, अशिक्षित अनुच्छेद 17 एवं मानव की दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों के तहत दंड के लिए आपको कानून बनाती है, दंड के कानून बनाती है। तो इस तरह इसे संसद के अनिवार्य किया जाता है कि वो ऐसे कानून बनाए। अब फिर तीसरा आपके यहाँ क्या है, इसमें तो आपको तीसरा है, उपरोक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निश्चित या संशोधित नहीं किया जाता। फिर आपको देखिए यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, यानी राज्य सूची में होते हैं। अब देखिए संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति आप देखिए। वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित 7वां मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। अनुच्छेद 19 का धारा 1 का अनुच्छेद 19 का 1 एवं अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19 एक एवं अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने एवं उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था। जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर 2 शर्तों के आधार पर क्षति प्रदान करता है। और यहाँ तक इसी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा ब इसका हर्जाना क्षतिपूर्ति उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। अब कि संविधान लागू होने के समय से संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। इसके कारण आपको संसद एवं उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई सारे संविधान संशोधन हुए। उनमें पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां एवं 42वां संशोधन शामिल है। देखिए इन संशोधन के अनुसार आपको अनुच्छेद 31 को और अनुच्छेद 31 ग को जोड़ा गया और समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इनमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं उनके क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में थे। इस प्रकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 को निश्चित किया गया, मतलब उसको हटा दिया, खत्म कर देगा। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 301 को शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
इस तरह संपत्ति का अधिकार अभी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह जैसा कि मूल अधिकारों से अलग निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है। पर और इसी बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित कम या पूरा निर्धारित किया जा सकता है। इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित कम या पूरा निर्धारित किया जा सकता है। आपको फिर बॉय यहाँ देखिए बॉय में आपको ये है कि ये आपको कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं। आपको यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर है आपको उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसमें रीट शामिल है के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। ये वो अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकता है। अब दो यहाँ देखिए आपको राज द्वारा निजी संपत्ति अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं। राज द्वारा निजी संपत्ति अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं। अब इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त कर दिया गया। भाग 3 देखिए भाग 3 में अभी यह व्यवस्था है कि राज्य और निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाने का अधिकार होगा। इन दो मामलों में भुगतान होगा। पहला, जब राज्य और किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए और वह जब राज्य उस संपत्ति अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपने फसल उगा रहा और भूमि सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर अनुच्छेद 31 को अब पहली व्यवस्था को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया, जबकि दूसरी व्यवस्था को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के तहत जोड़ा गया। इस तरह अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया। इस तरह अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया। अब देखिए मूल अधिकारों का अपवाद यहाँ पर देखिए। अब मूल अधिकारों का अपवाद यहाँ देखिए पहले आपको देखिए संपदा आदि के अर्जन के उपबंध करने और विधियों की व्यावृत्ति देखिए। अनुच्छेद 31 को विधियों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति 5 श्रेणियों से आपको व्यावृत्ति प्रदान करता है। इन्हीं अनुच्छेद 14 विधि के समता और विधियों के समान सेक्शन और अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य, सम्मेलन, असंचरण इत्यादि के संबंध मूल अधिकारों की सुरक्षा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। पहला, अब राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार। राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना और निगमों का सम्मिश्रण। और दो देखिए आपका निगमों के शेयरधारकों या निदेशकों के अधिकार का पुनर्निर्धारण या समाप्ति। निगमों के शेयरधारकों या निदेशकों के अधिकार का पुनर्निर्धारण या समाप्ति। और आपको खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उसकी समाप्ति। आपको खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति आपको है। अब देखिए पॉइंट नंबर 16 आपको क्या है? पॉइंट नंबर 16 आपके यहाँ पे है क्या? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा आपको जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। और चौथा 17वें संविधान संशोधन और 44वें संशोधन जरिए संशोधित किया गया। पहले आपको संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया और चौथा आपको 17वें और 44वें संविधान संशोधन के जरिए आपको संशोधित किया गया। अब देखिए शब्द संपदा का तात्पर्य जागीर, इनाम, मुआफी एवं अन्य समान अनुदान कोई जमाम एवं तमिलनाडु और केरल आदि में कृषि उद्देश्य के लिए निहित भूमि से है। आपका यहाँ पर है क्या? अब यहाँ पर क्या अनुच्छेद 31 यहाँ देखिए अनुच्छेद 31 को राज्य को न्यायिक यहाँ पर आपको है कि अनुच्छेद 31 को राज्य को न्यायिक समीक्षा से अनुमति प्रदान नहीं करता जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और इसे सहमति प्राप्त हो गई हो। यह अनुच्छेद इस बात की भी व्यवस्था करता है कि राज्य अधिकृत ऐसी भूमि की जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर और फसल उत्पादन के लिए कर रहा हो बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा।
अब दूसरा यहाँ देखिए कुछ अधिनियम देखिए कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्य कर देखिए कुछ अधिनियम और विनियमों का अधिमान्य कर यहाँ पे देखिए और यहाँ पर कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान कर यहाँ पे देखिए देखिए अनुच्छेद 31 को देखिए अनुच्छेद 31 को 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 को आपको अनुच्छेद 31 को 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों एवं विनियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। अब देखिए पॉइंट 18 में आपको कहा गया क्या है कि पॉइंट 18 में 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31 को यहाँ पे आपको कहा गया जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31 को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। आप यहाँ पे ये देखिए क्या कि अनुच्छेद 31 को 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31 का क्षेत्र 31 क से ज़्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 31 ख 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से मुक्ति प्रदान करता है। फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31 को उल्लेखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं हो। यद्यपि देखिए यद्यपि आई आर को हेले केस 18 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में समेत विधियों को न्यायिक समीक्षा से अनुमति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता और किसी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती। इसने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में समेत विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 या इसके मूल रूप या मूल विशेषता का उल्लंघन करती हो। अब 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कि आपको 18A में आपको क्या है 18A में आपको है कि आई आर कोहेले बनाम तमिलनाडु 2007 का मामला है और दूसरा 19 में आपको कहा गया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 मामला आपको है। आपको देखिए मूलतः 1951 9वीं सूची में सिर्फ 13 अधिनियमों एवं विनियमों को रखा गया लेकिन इस समय वर्ष 2016 तक इनकी संख्या 282 होगी। इनमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम एवं विनियम है जो भू सुधार से संबंधित है तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और संसद के कार्यक्षेत्र के अन्य मामले शामिल है। और पॉइंट नंबर 20 का यहाँ पर मतलब है कि यद्यपि अंतिम प्रविष्टि संख्या 284 थी वास्तविक संख्या 282 है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 प्रविष्टियाँ 87, 92 और 130 और 130 को मिटाकर नई प्रविष्टि 257 को शामिल किया गया। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए कुछ निर्देशक तीसरा पॉइंट देखिए कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति देखिए 25वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यथा समाहित अनुच्छेद 31 ग में निम्नलिखित 2 उपबंध है। पहला आपको देखिए निम्नलिखित 2 उपबंध है। पहला आपको क देखिए कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39 क अनुच्छेद 39 क एवं अथवा ग में विनिर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने की मांग की गई हो। अनुच्छेद 14 विधि के समानता और समानता और समान कानूनी संरक्षण अथवा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति सभा करने देश भर में घूमने आदि के संबंध 6 अधिकारों रक्षा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। अब देखिए पहला ख देखिए कोई भी विधि जो यह घोषणा करे कि या किसी नीति को प्रभावित करने हेतु है तो उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह ऐसी नीति को प्रभावित नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए क्या आपको यहाँ पर अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 जो आपके यहाँ पर है कि अनुच्छेद 39 को देखिए आपको
अनुच्छेद एक आपको पॉइंट 21 में आपके यहाँ क्या है कि अनुच्छेद 39 क में कहा गया कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। और आपको पॉइंट नंबर 22 में कहा अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 23 आपको देखिए सो पॉइंट नंबर 23 आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामला है। और आपको पॉइंट नंबर 24 आपको मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 आपको है। अब देखिए केशवानंद आपको आगे यहाँ पे देखिए केशवानंद भारती आपके यहाँ पे आगे हैं क्या केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अनुच्छेद 31 ग के द्वितीय प्रावधान को संविधान की अब महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया। हालांकि अनुच्छेद 31 ग के पहले प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना है। देखिए 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल अनुच्छेद 39 क या अनुच्छेद 39 क या अनुच्छेद ग में बल्कि संविधान के या आपको अनुच्छेद 39 ग में बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किसी निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी विधि की अपनी सुरक्षा में सम्मिलित कर विस्तृत किया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। अब देखिए आपको मूल अधिकारों की आलोचना देखिए मूल अधिकारों की आलोचना यहाँ पे देखिए क्या कि संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक एवं मिश्रित आलोचना हुई है। आलोचकों के इस प्रकार हैं। अब देखिए मूल अधिकारों की आलोचना यहाँ देखिए संविधान के भाग 3 वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक एवं मिश्रित आलोचना भी हुई है। आलोचकों के तर्क इस प्रकार पहला व्यापक सीमाएं देखिए ये असंख्य अपवादों प्रतिबंधों गुणों एवं व्याख्याओं के विषय है। इस तरह आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। जैसे देखिए जसपत राय कपूर इस संबंध में कहते हैं कि मूल अधिकारों के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए। मूल अधिकारों की सीमा देखिए मूल अधिकारों की सीमा या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं मूल अधिकारों की सीमा या मूल अधिकारों एवं उसमें निहित सीमाएं। अब दूसरा यहाँ पे देखिए आलोचना का था दूसरा आलोचना देखिए यहाँ पर कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं, कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं। यह सूची व्यापक नहीं है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। इससे महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार आदि। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त है। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त है। समाजवादी संविधान जैसे रूस एवं चीन में भी ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है आपको क्या कि देखिए आपको तीसरा अस्पष्टता का अभाव है। देखिए इनकी व्याख्या आपको अस्पष्ट, अनिश्चित एवं धुंधली है। कई अभिव्यक्तियाँ एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि सही व्याख्यायित नहीं है। इसको समझाने के जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो एक आम आदमी को समझने के लिए काफ़ी जटिल है। ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि संविधान को वकीलों के लिए बनाया गया है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। अब आपको अस्थायित्व का अभाव देखिए आपको अस्थायित्व का अभाव आगे आपके यहाँ पर क्या अस्थायित्व का आपको अभाव है। देखिए ये अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि संसद में कटौती कर सकती है या समाप्त कर सकती है। उदाहरण के संपत्ति का मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया। ये संसद में बहुमत वाले राजनीतियों का एक हथियार है। न्याय क्षेत्र द्वारा बनाए गए मूल ढांचे का सिद्धांत जिसमें मूल अधिकारों में कटौती है उनको समाप्त करने के संसद में अधिकार की सीमाएं निहित है। अब पांचवा को देखिए आपातकाल के दौरान आपको स्थगन देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके क्रियान्वयन का स्थगन केवल अनुच्छेद 20 और 21 के इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध है। यह व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था की करों
यह व्यवस्था आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है। यह व्यवस्था आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है तथा तथा करोड़ों निर्दोष लोगों के अधिकारों को समाप्त करती है। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों को हमेशा एक आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए, चाहे आपातकाल हो या सामान्य स्थिति। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो आपातकाल हो या सामान्य स्थिति हो। अब कि महँगा उपचार देखिए यहाँ पर महँगा उपचार। छठा पॉइंट देखिए महँगा उपचार। देखिए न्यायपालिकाओं की इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल देखिए न्यायपालिकाओं को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल एवं कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। इससे आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ्य लोगों के लिए ही है। इसी आपको आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ्य लोगों के लिए ही है। अब देखिए आपको सातवां आपको निवारक निरोध यहाँ देखिए। आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध अनुच्छेद 22 मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे बहुत मूल अधिकारों की भावना से सॉरी आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध अनुच्छेद 22 मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति शक्ति प्रदत्त करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। देखिए यह इस आलोचना को न्यायोचित ठहराती है कि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज़्यादा व्यवस्था करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान के आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। अब आपको आठवां यहाँ पर है प्रतिमान दर्शन है। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों का पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। देखिए कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों पर पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जेनिक्स ने कहा है कि मूल अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया। मूल अधिकार किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया है। आलोचक कहते हैं कि ये उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। आलोचक कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 25 में कहा गया क्या कि सर आइवर जेनिक्स ने लिखा है कि इसके अंतर्गत 19वीं सदी का स्वतंत्रता आंदोलन चलता है। परिणामस्वरूप ब्रिटेन में आपको राजनीतिक समस्या पैदा हुई। ब्रिटिश शासन विपक्ष के पास खराब अनुभव रहे और वहाँ सामाजिक संस्थाओं में सुधार की गवाह बनी भारत की परिसंपत्तियाँ। परिणामस्वरूप 24 अनुच्छेदों में जटिलताएं देखी। उनमें से कुछ लंबे, व्यापक एवं जटिल कानूनी मामलों के आधार पर बने। अब इस मूल अधिकारों का महत्व देखिए यहाँ पर। अब उपरोक्त आलोचना के बावजूद निम्नलिखित मामलों में मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण है। देखिए उपरोक्त आलोचना के बावजूद निम्नलिखित मामलों में मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। पहला देखिए आपको ये देश में आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करती है। दूसरा ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तीसरा आपको ये व्यक्ति स्वतंत्रता के संरक्षक है। चौथा देखिए वे देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। पाँचवां आपको देखिए ये अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों को हितों की रक्षा करती है। अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। छठा ये भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। सातवां ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। और आठवां ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला ये सामाजिक न्याय आठवां आपको यहाँ पे कि ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। और नौवां आपको यहाँ है ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। और दसवां आपको यहाँ पर है कि ये लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। और भाग 3 देखिए यहाँ पर भाग 3 के बाहर का अधिकार आपको यहाँ देखिए भाग 3 के बाहर का अधिकार देखिए भाग 3 में समेत मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित है। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। ये है
आपको देखिए ये है विधि के प्राधिकार के बिना किसी किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित ना किया जाए। भाग 12 अनुच्छेद 265 के तहत। और दूसरा आपको यहाँ पर है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। भाग 13 में अनुच्छेद 300 क के अनुसार भाग 13 में अनुच्छेद 300 क के अनुसार। आपको तीसरा कहता है भारत के राज्य क्षेत्र यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में आपको सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। भाग 13 में अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 में अनुच्छेद 301 के अनुसार। यद्यपि उपोक्त अधिकार समान रूप से न्यायोचित है, पर ये मूल अधिकारों से भिन्न है। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति अनुच्छेद 32 जो कि स्वयं में मूल अधिकार है के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, परंतु उपोक्त अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति इस संवैधानिक उपचार को प्रयुक्त नहीं कर सकता। वह समान मुकदमों या अनुच्छेद 256 है। वह समान मुकदमे अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार के तहत केवल उच्च न्यायालय में जा सकता है। वह समान मुकदमे या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार के तहत केवल उच्च न्यायालय में जा सकता है। आपके यहाँ देखिए क्या मौलिक अधिकार आपको देखिए तालिका 7.4 में आपको यहाँ पर तालिका 7.4 में आपको मौलिक अधिकार, तालिका 7.4 में आपको क्या है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 1 नज़र मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 1 नज़र में देखिए तालिका 7.4 अब सबसे आपको देखिए समान, देखिए समान में आपको 2 अनुच्छेद आते हैं 12 और 13 आते हैं। समान में आपको 2 अनुच्छेद 12 और 13 आते हैं। देखिए पहले 12 में आपको राज्य की परिभाषा, 12 में आपको अनुच्छेद 12 में आपको राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में आपको राज्य की परिभाषा है। और अनुच्छेद 13 में आपको क्या कानून, देखिए कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है। अनुच्छेद 13 जो आपके यहाँ देखिए अनुच्छेद 13 में आपको क्या अनुच्छेद 13 में आपको कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है। अब देखिए समता का अधिकार जो आपका समता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आपका समता का अधिकार आता है। अब देखिए अनुच्छेद 14 में आपको कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में आपको कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में आपको कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 आपको धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 में आपको धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 आपको सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 आपको सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 17 आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और अनुच्छेद 18 आपको उपाधियों का उन्मूलन आपको है। आपको फिर आगे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपको आगे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 से लेकर आपको अनुच्छेद 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपको है। अब आपके यहाँ देखिए क्या अनुच्छेद 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 20 में आपको अपराधों के लिए 2 सीधी संरक्षण आपको अपराधों के लिए 2 सीधी संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में आपको जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में आपको जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में आपको जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 एक में आपको शिक्षा, अनुच्छेद 21 ए में आपको क्या शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 में आपको क्या अनुच्छेद 22 में आपको कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुक्ता के संरक्षण, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुक्ता से संरक्षण आपको अनुच्छेद 22 में आपको कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुक्ता से संरक्षण आपको है। आपको देखिए यहाँ पर शोषण विरुद्ध अधिकार, देखिए शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में आपको है। आपके अनुच्छेद 23 में आपको मानव दुर्व्यवहार बलात्कार श्रम से संरक्षण, अनुच्छेद 23 में आपको मानव दुर्व्यवहार बलात्कार श्रम से संरक्षण आपको है। अनुच्छेद 24 में आपको कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, अनुच्छेद 24 में आपको कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है। अब देखिए अनुच्छेद 5 आपको यहाँ पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में आपको क्या है अंत का
की स्वतंत्रता आपको है। अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 आपको क्या, अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में आपको किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के कर भुगतान की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक कुछ अनुच्छेद धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासनाओं के लिए आपको उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद आपको देखिए आपको आगे यहाँ पर है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। देखिए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आपको अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 31 तक आपको है। देखिए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 31 तक आपको है। अब अनुच्छेद 29 में देखिए, अनुच्छेद 29 में आपको क्या अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का सेक्शन, अनुच्छेद 29 में ही आपको अल्पसंख्यकों के हितों का सेक्शन है। अनुच्छेद 29 में आपको अल्पसंख्यकों के हितों का सेक्शन है और अनुच्छेद 30 में आपको अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार, संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में आपको संपत्ति का अनिवार्य अधिकार जो कि निषेध खत्म कर दिया गया है। आपको अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिकार निश्चित कर खत्म, अनुच्छेद 31 में आपको संपत्ति का अनिवार्य अधिकार और संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिकार और संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया है। आपको फिर आगे देखिए कुछ कानून के देखिए आपको देखिए आगे आपको यहाँ पे कुछ कानून की सुरक्षा देखिए कुछ कानून की सुरक्षा आपको अनुच्छेद 31 ए से लेकर अनुच्छेद 31 डी तक आपको है। कुछ कानूनों की सुरक्षा देखिए कुछ कानून की सुरक्षा आपको अनुच्छेद 31 ए से लेकर अनुच्छेद 31 डी तक आपको है। अब देखिए अनुच्छेद 31 ए में संपदा का अधिकार के अब अनुच्छेद 31 ए में आपको संपदा का अधिकार कानून की सुरक्षा आपको, अनुच्छेद 31 ए में संपदा के अधिकार के कानून की सुरक्षा आपको, अनुच्छेद 31 बी में आपको कुछ अधिनियम एवं विनियमों की सुरक्षा आपको, अनुच्छेद 31 बी में कुछ अधिनियम एवं विनियमों की वैधता आपको, अनुच्छेद 31 सी में आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आपको अनुच्छेद 31 सी में आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा आपको, अनुच्छेद 31 सी में आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा आपको, अनुच्छेद 31 सी में आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाला कानून में अनुच्छेद 31 डी में आपको राष्ट्र विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों संबंधी कानून की सुरक्षा आपको जो खत्म निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 सी में आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा आपको है। अनुच्छेद 31 बी में आपको कुछ अधिनियम एवं विनियमों की वैधता आपको, अनुच्छेद 31 ए में आपको असंपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा आपको है। अब आगे चलते आगे आपको यहाँ पर आपको है क्या कि आगे आपको है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपको अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक आपको है। आपको एक अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 32 इस भारत द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार, अनुच्छेद 32 में इस भारत द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार आपको, अनुच्छेद 32 ए में आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं निश्चित कर इसको खत्म कर दिया। अनुच्छेद 32 ए को खत्म कर दिया गया। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज कानून के संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं जो खत्म कर दिया निश्चित कर दिया गया। अब अनुच्छेद 33 में क्या अनुच्छेद 33 में इस भारत द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 33 में क्या है कि इस भारत द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 33 में इस भारत द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 34 में आपको इस भारत द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों में अनुच्छेद 34 में आपको क्या इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों में लोग जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। अनुच्छेद 34 में आपको कहा गया है इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों में लोग अनुच्छेद 34 में आपको कहा इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों में लोग जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। और अनुच्छेद 35 यहाँ पर कहता है कि अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के संबंधित विधायन। अनुच्छेद 35 आपको कहता है कि इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने व संबंधी विधायन। अनुच्छेद 35 आपको कहता है कि इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन आपको अनुच्छेद 35 में आपको, अनुच्छेद 34 में आपको है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर उन स्थितियों में लोग जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लागू हो। तो यहाँ से आपको देखिए कि अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। इस अध्याय के बाद जो आपको अगला अध्याय है वो आपको है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।